दुनिया में रातों रात पानी और बिजली पूरी तरह से बंद हो गए और तापमान 100 डिग्री गिर गया। मैं अकेला अपने घर में आराम से चिमनी के सामने बैठकर गेम खेल रहा था, जबकि मेरे पड़ोसी इस भीषण ठंड में अपने घरों से बाहर निकलकर शिकायत कर रहे थे। इतनी चरम परिस्थितियों में लोग निश्चित रूप से ठंड से जम जाएंगे, और इसके अलावा किसी ने भी पहले से झटपट बनने वाले नूडल्स की तैयारी नहीं की थी। ऐसे में अगर वे ठंड से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन मैंने अपने घर में एक पूरे वॉलमार्ट के बराबर राशन जमा कर रखा था। 18 साल से जिस लड़की को पसंद करता था, उसने बेहिचक मुझसे खाने के लिए पूछा। मैंने उसे बेशर्मी से स्टेक और वाइन की एक तस्वीर भेज दी। वह तुरंत समझ गई कि यह टॉप ग्रेड वाक्यू स्टेक और $1 लाख की वाइन है। यह देखते ही उसने कहा कि उसे भी यही खाना चाहिए। ये सुनकर मैं जोर से हंसा। अगर उसे खाना चाहिए तो वह खुद जाकर सुपरमार्केट से ले सकती है। लेकिन फिर पता चला कि एक सुपरनोवा विस्फोट के कारण पृथ्वी पर एक वैश्विक हिमयुग आ गया है। सुपरमार्केट के वेयरहाउस मैनेजर के रूप में अपने पद का उपयोग करते हुए मैंने 2 साल तक चलने लायक सामान जमा कर लिया था। कौन जानता था कि वही लड़की कुछ पड़ोसियों के साथ मेरे घर में जबरन घुस जाएगी और मेरा सारा खाना चुरा लेगी। भोजन को बांटने के लिए उन्होंने तय किया कि वे मुझे ही खाने वाले हैं। लड़की ने खुशी खुशी स्वीकार किया कि उसने मुझे दरवाजा खोलने के लिए बेवकूफ बनाया था। वह मेरा एक पैर खाना चाहती थी। गहरी हताशा में मैं मरना ही बेहतर समझता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं ग्लोबल फ्रीज से 3 महीने पहले के समय में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। इस नए जीवन में मैंने कसम खाई कि अब कभी किसी का चमचा नहीं बनूंगा और अपने पिछले जीवन के दर्द का 1000 गुना बदला लूंगा। लेकिन सबसे जरूरी काम था महाप्रलय से पहले पर्याप्त सामान जमा करना और एक मजबूत सुरक्षित घर बनाना। यह सोचते हुए कि कहां से शुरू करूं, एक तेज रोशनी मेरी आंखों के सामने चमकती है। अगले ही क्षण मैं एक अजीब जगह पर खुद को पाता हूँ जहां मैं देख रहा हूँ। इस परलोक जैसी जगह को देखते ही एक साहसिक विचार मेरे दिमाग में आता है। अगर मैं यहाँ पूरा का पूरा वॉलमार्ट ला सकता तो मुझे खाने पीने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ती, कम से कम 10 जन्मों तक। उसी वक्त मेरा पेट कुर्राने लगता है। मैं उन तमाम स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मैं प्रलय के बाद नहीं खा पाऊंगा। यही सोचकर मैं शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में जाता हूँ। वहाँ एक खाना मुझे 50,000 में पड़ता है। प्रलय के बाद एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स भी एक जान के बराबर होती है। पेट भरकर खाना खाना इतना आसान नहीं होगा। तभी यह नजारा उस लड़की द्वारा देखा जाता है जिससे मैं 18 साल से एक तरफा प्यार करता आया हूँ। उसके बगल में खड़ी उसकी सहेली आश्चर्य से कहती है, फैंग यूचिंग, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। जो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था वो तो एक छुपा हुआ अमीर ज्यादा निकला। फैंग यूचिंग को यह सुनकर मौका नहीं गंवाना था। वह आगे बढ़कर मुझसे बातचीत करने लगी। शाओनई, कितनी अजीब बात है ना, हम यहाँ मिल गए। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर ठंडेपन से हंसता हूँ। पिछले जन्म में मैं उसकी भोलेपन की नकली अदाओं का शिकार हुआ था और आखिरकार उसकी थाली का शोरबा बन गया। इस वक्त मैं इस धोखेबाज को मार डालना चाहता हूँ, लेकिन इससे जेल जाना तय है। इसलिए मुझे प्रलय का इंतजार करना होगा। फौरन मैं अपना बैंक कार्ड निकालता हूँ और उनसे पूछता हूँ, क्या तुम लोग सुपरमार्केट चलोगे? मैं कुछ खरीदारी करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को अपना मुफ्त का मजदूर बनाने की सोचता हूँ। मेरी योजना के मुताबिक वे दोनों खुशी खुशी मान जाते हैं। बिल्कुल, हम तो पड़ोसी हैं, थोड़ा सामान उठाने में मदद कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं 2 ठसाठस भरी शॉपिंग कार्ट्स खरीदने वाला हूँ और दोनों के हवाले कर दूंगा। ये देखकर सहेली को गुस्सा आ जाता है। इतने बड़े आदमी होकर भी खुद कोई काम नहीं करोगे? ये सुनते ही फैंग यूचिंग हड़बड़ाकर हंसती है और कहती है, आज हमने तुम्हारी बड़ी मदद की है, अब तुम हमें एक शानदार खाने की दावत देना उधार रखते हो। मैं अंदर ही अंदर फिर से ठंडेपन से हंसता हूँ। हाँ हाँ, जब अत्यधिक ठंड आएगी तब तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तभी आंटी लिन, जो हमारे पड़ोस की समिति की सदस्य हैं, अपने 2 साल के पोते लिटिल जॉन के साथ आ जाती हैं। तुम ये सब अकेले नहीं खा सकते, थोड़ा सा हमारे साथ भी बांट लो। इतना कहकर उनका 2 साल का पोता मेरी शॉपिंग कार्ट से सामान उठाने लगता है। मैं तुरंत उसे खींचकर वापस ले लेता हूँ। माफ कीजिए, मेरे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाता है, बड़े बदमाश, मेरा सामान वापस दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, फिर से कहने की हिम्मत कर, यकीन मान, मैं एक थप्पड़ में तुझे खत्म कर दूंगा। मेरी इस दहाड़ से बच्चा डरकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन आंटी लिन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। ये बॉक्स मैं खरीदूंगा, पैसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तुरंत अपना पेमेंट क्यूआर कोड दिखा दिया और कहा, हर बार बाद में की बात मत करो, या तो अभी पैसे दो या फिर खुद सुपरमार्केट जाकर खरीद लो। मेरी इस हरकत से आंटी लिन बहुत नाराज हो गई। घर लौटने के बाद फनुचिन ने मुझे आंख मारी और कहा, हमें मत भूलना, ठीक है? दोनों के जाने के बाद मैंने खरीदा हुआ सारा खाना अपनी वैकल्पिक जगह ऑल्टरनेट स्पेस में स्टोर कर दिया। अब मुझे एक अभेद्य स्टील किला बनाना था जिसमें हीटिंग उपकरण और मेडिकल सप्लाई हो। अगर कुछ हथियार भी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं थी। बर्फीले युग आइस एज के आने में अभी 90 दिन बाकी थे। इस समय के दौरान मुझे अपनी सारी संपत्ति जल्द से जल्द बेचनी थी, क्योंकि पैसे से मैं जो चाहूं खरीद सकता था। अगली सुबह मैंने अपनी वैकल्पिक जगह में आकर देखा कि खाना कितना ताज़ा है। हालांकि मैं जीवित जीवों को स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन खाना वैसा ही ताज़ा था जैसे खरीदते समय था। इसके बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला और स्थानीय के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट से संपर्क किया। मैंने 500 टेबल का खाना बुक किया और कहा कि मैं 3 दिन और 3 रातों तक दावत देना चाहता हूँ। लेकिन होटल मैनेजर ने कहा कि 500 टेबल के खाने पीने का खर्च 1 मिलियन से कम नहीं होगा और अगले 2 लाख का एडवांस डिपॉजिट देना होगा। बिना किसी झिझक के मैंने तुरंत 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद मैंने अपनी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकाली और बैंक जाकर उसे मॉर्गेज कर दिया। महाप्रलय एपोकलिप्स के बाद पैसा सिर्फ कचरा बनकर रह जाएगा, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर और अपनी सेविंग्स जोड़कर मैं सिर्फ अपनी सुरक्षित किलेबंदी सेफ हाउस बनाने के लिए पर्याप्त पैसा जुटा सका। अब मुझे हथियार और आपूर्ति खरीदने के लिए और पैसे चाहिए थे। मैं इसी बारे में सोच ही रहा था कि एक सूट पहने आदमी मेरे पास आया और पूछा, भाई तुम्हें पैसे चाहिए? मैं बहुत खुश हुआ। जिस समय पैसे चाहिए थे उसी समय पैसे आ भी रहे हैं। सूट वाला आदमी मुझे जल्दी से एक दूसरे आदमी के पास ले गया। उसने सीधे मुझसे पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए?
लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ब्याज दर थोड़ी ज्यादा होगी। यह सुनकर मैंने अपने हाथ रगड़े और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ब्याज ज्यादा है, मुझे बस जल्दी पैसे चाहिए। इसीलिए मैंने जिस घर को पहले ही गिरवी रखा था उसे दोबारा गिरवी रख दिया और साथ ही अपनी मर्सिडीज बेंज कार भी गिरवी रख दी। लेन देन के बाद दोनों पक्षों को लगा कि उन्होंने अच्छा सौदा किया। मैंने 5 मिलियन की कीमत का घर और 3 लाख की कीमत की कार को 4 मिलियन में गिरवी रख दिया। अब मुझे 7 मिलियन वापस चुकाने थे, लेकिन फिर भी मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे। आखिरकार वे मुझे इतनी आसानी से खर्च करने के लिए पैसे दे रहे थे। इसके बाद मैं अपने पिछले जीवन की सबसे प्रसिद्ध वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी में गया। एक दूसरे पीढ़ी के अमीर आदमी ने $2 बिलियन खर्च करके एक टॉप लेवल सेफ हाउस बनाया और इसके परिणाम स्वरूप वह अमीर आदमी सीधे ही एपोकैलिप्स का सम्राट बन गया। इसी समय एक बिजनेस मैनेजर मेरे पास आया और पूछा कि क्या मुझे किसी मदद की जरूरत है। मैं तुरंत आगे बढ़ा और अपना विचार व्यक्त किया, ये बताते हुए कि मैं भी एपोकैलिप्स के लिए एक सेफ हाउस बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर बिजनेस मैनेजर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे मुझे कई योजनाएं दिखाई, जिनमें से मुझे एक चुननी थी। हालांकि मैं ऊपर दी गई योजनाओं से संतुष्ट नहीं था। फिर मैंने कहा कि घर को एविएशन मटेरियल से मजबूत किया जाना चाहिए, बालकनी के शीशे में उच्चतम स्तर का बुलेट प्रूफ ग्लास इस्तेमाल होना चाहिए और इसमें एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तथा 360 डिग्री नो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए। मुख्य दरवाजे को बैंक के एंटी थेफ्ट दरवाजे की सामग्री से बनाना चाहिए और मैंने मैनेजर से कहा कि किसी तरह से कुछ हथियारों की व्यवस्था भी करें। मेरी मांगे सुनकर बिजनेस मैनेजर आश्चर्यचकित रह गया। इन सभी सुधारों और कुछ हथियारों के साथ यह एक किले में बदल जाता। अंतिम योजना के लिए 8 मिलियन की आवश्यकता थी। मैंने एडवांस में भुगतान किया और उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा, यह वादा करते हुए कि बाकी भुगतान 3 महीने के भीतर कर दूंगा। अब मुझे आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियारों की जरूरत थी। मैंने एक हंटिंग क्लब के मालिक को कॉल किया और उससे कुछ सेट क्रॉसबो हासिल किए। इसी समय मैंने जो 500 टेबल का भव्य भोज ऑर्डर किया था वह भी ट्रकों में भरकर आना शुरू हो गया। यह देखकर पड़ोस के कई लोग आकर्षित हो गए। यह एक 5 स्टार होटल की डिलीवरी ट्रक थी। ये कई ट्रक भरकर आया हुआ भोजन कम से कम $1 मिलियन का होगा। थोड़ी ही देर में 500 टेबल का खाना मेरे पूरे घर में भर गया। मैंने बिना कोई शब्द बर्बाद किए उन्हें सबको उस दूसरी दुनिया जैसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां ढेर सारे स्वादिष्ट खाने और वे सारी सामग्री थी जो मैंने पहले ही मंगवा ली थी। अब मुझे जीवन भर खाने पीने और कपड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगले दिन सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी सुरक्षित घर सेफ हाउस बनाने का काम शुरू करने आए। यह नजारा देखकर कई पड़ोसी आकर्षित हुए और मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने गलत दवा खा ली है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दुनिया का अंत आएगा तब असली मजाक कौन बनेगा ये पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने उस कंपनी के प्रबंधक शो को ढूंढा और गोदाम की कुछ आपूर्ति बाजार मूल्य से 2 गुनी कीमत पर खरीद ली। अब अगला काम था इन चीजों को धीरे धीरे घर पहुंचाना। मेरी हाल की जमाखोरी की गतिविधियों ने फार्म की यूजीन का भी ध्यान आकर्षित किया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हाल ही में कुछ बड़ा होने वाला है और यहाँ तक कि कहा कि वह हाल ही में मेरे बारे में सोच रही थी। इस नकली चिंता का जवाब देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह सुनकर जॉनी बहुत गुस्से में आ गया। ये चमचा बूटलीकर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि मुझे नजरअंदाज करे। लेकिन वह अब भी मेरी अचानक की गई जमाखोरी को लेकर जिज्ञासु थी। हालांकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बस उपहास उड़ाया और कहा, अगर कुछ बड़ा होने वाला होता तो सरकार हमें जरूर सूचित करती। बस अपनी पूरी कोशिश करो और शियांगी को पकड़ लो, यह चमचा। आधे महीने बाद मेरा सुरक्षित घर सेफ हाउस पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। नियोक्ता एम्प्लॉयर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधक ने हर मंजिल पर निगरानी प्रणाली सर्विलांस सिस्टम भी लगवा दी। इससे मैं बहुत संतुष्ट था। अब बस मेरी अंतिम खेप की आपूर्ति आने का इंतजार था। कुछ ही दिनों में कई ट्रकों में भरकर पीने का पानी लगातार पहुंचने लगा। इसी दौरान मेरे ही मोहल्ले के अंकल यू ने उत्सुकता से पूछा, छोटे जॉन, तुम इन सारे पानी के ड्रमों का क्या कर रहे हो? चूंकि पिछले जीवन में अंकल यू उन कुछ गिने चुने अच्छे लोगों में से एक थे, मैंने धीरे से उनके कान में फुसफुसाया,